जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान और उसके इंटरनेशनल रिलेशंस इसके ऊपर लगातार हमारी बातचीत चलती रहती है। आज उसी के ऊपर एक नई डायमेंशन को लेके आए। देखिए, मेरा काम फैक्ट्स को डिस्कस करना नहीं है। फैक्ट्स अखबारों से लेकर हर जगह पर आपको लगातार मिलते रहते हैं। असलियत में हमारा काम है उन फैक्ट्स का एनालिसिस करना कि क्या वो फैक्ट किस तरीके से किसी भी कंट्री को, किसी भी देश को, जगह को, लोगों को, या सबसे इम्पोर्टेंट, भाई मैं इंडियन हूँ, मेरे को इंडियन की बात समझ में आएगी, तो मेरे इंडिया को कौन किस तरीके से प्रभावित करता है। मैं फैक्ट्स पर जाने की जगह उसका एनालिसिस करने में ज़्यादा भरोसा करता हूँ। मैं पाकिस्तान की अभी बात कर रहा हूँ। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो इस समय पर काफ़ी बुरे दौर से गुजर रहा है। हालात ख़राब हैं, लेकिन ऐसे में देखिए, एक होती हैं सरकमस्टेंसेस यानी परिस्थितियाँ। सरकमस्टेंसेस, अब सरकमस्टेंसेस और पर्सनैलिटी के बीच में, सरकमस्टेंसेस और पर्सनैलिटी के बीच में एक अजीब सी लड़ाई होती है। अजीब सी सरकमस्टेंसेस जो हैं वो बुरी और अच्छी कभी भी हो सकती हैं परिस्थितियाँ। और व्यक्तित्व की पहचान वहाँ से होती है कि एक व्यक्ति कितना अच्छा है, कितना बुरा है, कितना ताकतवर है, कितना कमज़ोर है। अब ऐसी सिचुएशन में कि एक व्यक्ति कितना ताकतवर है, कितना कमज़ोर है, या कितना अच्छा है, कितना बुरा है, अगर आप इसे देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी कि पहले सर्कमस्टेंसेस अगर बुरी हैं और उन सर्कमस्टेंसेस का सामना करके, उन परिस्थितियों का सामना करके पर्सनैलिटी का मतलब कोई भी इंसान मेहनत करता है, आगे बढ़ता है, उनके भी सामने खड़ा रहता है, तो वहाँ से उस व्यक्तित्व का निर्माण होता है। वो पर्सनैलिटी बनकर निकलती है पर्सन से। और जब पर्सनैलिटी बन जाती है तो और वो पर्सनैलिटी जो है सर्कमस्टेंसेस पे कंट्रोल कर लेती है, तो अपने अकॉर्डिंग वो सर्कमस्टेंसेस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। ये एक मेन बात है। तो असलियत में ये दोनों चीज़ें चलती रहती हैं। और एक बात याद रखिए, दुनिया में जिस जिस इंसान का यहाँ पर नाम हुआ है, वो सभी लोग, जिस जिस इंसान का इस दुनिया में नाम हुआ है, वो सभी लोग, लगातार की बात बता रहा हूँ, कि जब जब पर्सनैलिटीज़ ने, जब जब उस इंसान ने सर्कमस्टेंसेस से लड़ाई की है, परिस्थितियों से लड़ाई करी है, तभी वो आगे बढ़ा है। यहाँ आप समझिए मामले को क्या है। यहाँ मामला ये है कि पाकिस्तान में हालात बुरे हैं। हालात बुरे हैं तो एक इंसान प्रधानमंत्री वहाँ इमरान खान खड़ा हुआ है। क्या इन बुरे हालात से ये पर इंसान जो है ये लड़ पा रहा है या नहीं लड़ पा रहा, और इन्हीं बुरे हालात के अंदर ये रिएक्ट कैसे कर रहा है, इससे इमरान खान की पर्सनैलिटी पता चलती है। अब जब इंसान की पर्सनैलिटी पता लग चलती है तो यहाँ अगर आप लोग देखेंगे पर्सनैलिटी को, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि असलियत में किस तरीके का है, और क्या ये इंसान ताकतवर है, कमज़ोर है, दिमाग ठीक नहीं है, और क्या ये पाकिस्तान को सही दिशा में ले जा रहा है, और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो ये दोहरा रहा है या एक और गलती करने जा रहा है जिससे पाकिस्तान बर्बाद होगा। मैं इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करूंगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। और जो भी हम काम कर रहे हैं, एक अवेयरनेस जगाने का काम कर रहे हैं, वो हमारे को मदद मिल सके। और दूसरा दोस्तों, अगर आप क्या नाम है, आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी हमारे एक चैनल, हमारे बैच से जुड़िए। एनसीईआरटी का बेसिक कंसेप्टर बैच है। एनसीईआरटी के बैच के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, एनसीईआरटी पढ़े बिना आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, अगर एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए हम लोग इस बैच को रन कर रहे हैं, तो असलियत में हम आगे अगर बढ़ते हैं तो परिस्थितियां क्या हैं, सरकमस्टेंसेस। तो इस टाइम पर पाकिस्तान की अगर सरकमस्टेंसेस देखें, तो जो इस समय पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सरकमस्टेंसेस से पाकिस्तान गुजर रहा है वो ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है।
और ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ना दोस्तों, ये इकोनॉमिक क्राइसिस इस समय पर पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्राइसिस और सोशल क्राइसिस की तरफ इसे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एक तो यहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस और दूसरा सोशल क्राइसिस के डेवलप होने के यहाँ पर चांसेस हैं। हमेशा याद रखना, पैसा खत्म होता है तो घर में भी कलेश होता है। पाकिस्तान उसी दौर से गुजर रहा है। और इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद दूसरा आप देखेंगे, पाकिस्तान जो है वो क्रेडिबिलिटी की क्राइसिस से भी गुजर रहा है। दुनिया जो है वो इसको आज के दिन शक की नज़र से देख रही है। कारण उसका ये है, क्रेडिबिलिटी क्राइसिस के नाम पर, कि एक तरफ तो अगर आप देखते हैं क्रेडिबिलिटी के नाम पर, तो पाकिस्तान को का जो टेररिस्ट लिंक्स हैं वो इतने ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं कि लगभग लगभग हर टेररिस्ट का लिंक पाकिस्तान से सीधे या टेढ़े तौर पर जुड़ा हुआ है। दूसरा, कहीं ना कहीं चाइनीज़ डायलेमा जो है वो पाकिस्तान को इस समय पर बहुत बुरे तरीके से मतलब समस्या में उलझाए हुए है। और तीसरी बात, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंडिया इंडियन लीडरशिप जो है वो इस समय पर खड़ी हुई है। और ये जो स्ट्रॉन्ग इंडियन लीडरशिप है ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्दी बना हुआ है। यहाँ अगर आप देखें तो इस एक्सट्रीम क्राइसिस में क्रेडिबिलिटी का एक दूसरा प्राइस प्रॉब्लम यहाँ ये आ चुका है कि कश्मीर के नाम पर जो स्टेटस चेंज हुआ है, इस कश्मीर स्टेटस चेंज की वजह से एक तरफ तो मिलिट्री जो है, पाकिस्तानी मिलिट्री जो है, जो अब तक ताकत से जोश बघारती थी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इंडिया उंगली नहीं उठा सकता, इंडिया ये नहीं कर सकता, इंडिया वो नहीं कर सकता, पाकिस्तानी मिलिट्री जो है उसका फ्लॉप शो नज़र आया कि इंडिया ने घुस के मारा, सब कुछ किया, लेकिन इंडिया सच में पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। और दूसरी तरफ कश्मीर के स्टेटस चेंज को अगर आप देखते हैं, कश्मीर के स्टेटस चेंज को यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर पाकिस्तान का डिप्लोमेसी फेल्योर भी साफ नज़र आया कि पाकिस्तान जो है वो डिप्लोमेसी के नाम पर इतना ज़्यादा बुरी तरीके से फेल हुआ है कि कुछ कहने की हद नहीं। अब सोच कर देखिए, चारों तरफ से पाकिस्तान इस समय पर हालात ख़राब हैं, समझ नहीं पाया कि हुआ क्या। ऐसे में दोस्तों यही तो एक पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है कि इतनी सारी सर्कमस्टेंसेस चेंज हुई हैं, इतनी सारी परिस्थितियां बदली हैं। ऐसे इन परिस्थितियों के बदलने में इंडिया का मतलब पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं। अब आप सबसे पहला जो प्रॉब्लम देखेंगे तो सबसे पहले आते ही आप ये देखिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने के लिए क्या किया। वही सीधी सी बात है, इस इंसान ने इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने के लिए भैंसें बेचना शुरू किया, भैंसें बेची और गाड़ियां बेची। एक देश की इकोनॉमी जो है वो भैंसों और गाड़ियों के दम पर, खासकर 8 भैंसों और लगभग 20 गाड़ियों के दम पर नहीं चलती। अब मुझे एक बात बताइए, 8 भैंसे आपने बेचकर 20 गाड़ियां बेच के कौन सा तूफान मचा लिया। असलियत में इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने के लिए हमेशा रिफॉर्म्स की ज़रूरत होती है। आपके पास रिफॉर्म्स के लिए आइडिया था या नहीं था वो पता नहीं, और आइडिया नहीं था इसीलिए आपने भैंसे बेची। आपने सोचा घर चलाने के जैसा जो है वो देश चलाना है, और भैंस बेच के खर्चा कम कर दो, गाड़ी बेच के खर्चा कम कर दो, मकान किराए पे उठाकर खर्च आमदनी पर डालो, या फिर कर्जा उठाकर। अब सोच कर देखिए, इकोनॉमिक क्राइसिस और रही सही कसर, असलियत में इसी इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद आपके पास आइडियाज़ नहीं थे, विज़न नहीं थे, तो इसी इकोनॉमिक क्राइसिस को आप डेट लेने की तरफ आगे बढ़ते हैं।
जब आप कर्ज लेते हैं तो कर्ज की वजह से आपकी इकोनॉमिक और बंटाधार होना शुरू हो जाती है। यहीं से पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ना शुरू होती हैं दोस्तों। अब इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद सबसे मेन इसका जो पार्ट आ जाता है वो आ जाता है कश्मीर। देखिए, कश्मीर पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट और इम्पोर्टेंट सेक्शन, या यूं कहें कि सेंटर ऑफ पाकिस्तानी पॉलिसी है। सेंटर ऑफ पाकिस्तानी पॉलिसी है पाकिस्तान। एक तो सेंटर ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक पॉलिसी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस्लाम और कश्मीर को, पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसी को इससे जोड़ेगा। डिप्लोमेसी, सॉरी, डोमेस्टिक पॉलिसी, घर के अंदर जो भी समस्या है, घर के अंदर जो भी समस्या है या जो भी मामला है, वो सारे का सारा पाकिस्तान इंडिया को ध्यान में रखकर करता है। और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जैसे लगातार नारे लगाता रहता है। वहीं अगर तीसरी डिप्लोमेटिक पॉलिसी के बारे में, डोमेस्टिक पॉलिसी के बारे में देखेंगे तो डिप्लोमेसी, या यूं कहें कि फॉरेन पॉलिसी, वो भी लगातार कश्मीर के नाम पर आगे बढ़ती है। फॉरेन पॉलिसी ये भी लगातार कश्मीर के नाम पर ही डिसाइड होती है। और उसके बाद सिक्योरिटी पॉलिसी, वो भी कहीं ना कहीं कश्मीर सेंट्रिक ही आपको नजर आती है। अब आपने कश्मीर को बचाना है। डोमेस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसी तो खैर आपकी फ्लॉप हो गई। जब आपने कश्मीर को बचाना है तो आप लगातार डोमेस्टिक पॉलिसी में नारे लगवा रहे हैं। ला कश्मीर से हमारा नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जैसे नारे लगवा रहे होते हैं। अब यानी आपने पूरे तरीके से, आप ताकतवर तरीके से खड़े हो गए। लेकिन इंडिया में एक गवर्नमेंट आई और उसने कश्मीर का स्टेटस चेंज करके कहीं ना कहीं आपको दुविधा में डाल दिया और ये कहा कि आप लड़ने के लिए तैयार हैं तो लड़े। और जैसे ही ये कहा कि आप लड़ने के लिए तैयार हैं तो ऑब्वियस सी बात है, स्टेटस चेंज हुआ है कुछ ना कुछ, तो फॉरेन पॉलिसी डिसाइड होगी। फॉरेन पॉलिसी कश्मीर के मामले में पाकिस्तान की जो डिपेंड करती थी वो एक तो अमेरिका, उसके बाद यूरोप और उसके बाद ओआईसी, इन तीन जगहों के आसपास पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी मेंटेन होती थी। ओआईसी, भाई अमेरिका को क्या चाहिए और यूरोप को क्या चाहिए, इन दोनों कंट्रीज को असलियत में सेंट्रल एशियन डोमिनेंस बनाए रखने के लिए, सेंट्रल एशियन डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए पाकिस्तान के एंट्री पॉइंट की ज़रूरत थी। और कहीं ना कहीं रशिया को बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत थी। और ओआईसी के अंदर पाकिस्तान ऑन द नेम ऑफ इस्लाम एंट्री करता था। अब आप सोच कर देखिए यहाँ पाकिस्तान ने ब्लंडर क्या करने शुरू किए। इस टाइम पर अगर आप देखें तो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़, इन दोनों की प्रायोरिटीज़ जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं। और जो प्रायोरिटीज़ हैं वो अब सेंट्रल एशिया ना रहकर, सेंट्रल एशियन डिप्लोमेसी ना रहकर कहीं ना कहीं ईस्ट यूरोप और दूसरी तरफ क्या नाम है, साउथ चाइना सी हो चुका है। ईस्ट यूरोप और साउथ चाइना सी हो चुका है। वहीं अगर इस्लाम के नाम की बात करें तो इस्लाम वर्सेस इकोनॉमी हमेशा चलती रही, कोई भी रिलीजन वर्सेस इकोनॉमी चलती रहेगी। ओआईसी का जो डोमिनेंस है वो सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया के कंट्रोल के अंदर ओआईसी है। अब सऊदी अरेबिया जो है वो अपनी इकोनॉमी को सुधारे या इस्लाम को। जैसे ही कश्मीर मामला चेंज हुआ, सऊदी अरेबिया के सामने भी ये डायलेमा आया कि असलियत में क्या फॉलो किया जाए, किस पॉलिसी को फॉलो किया जाए।
अब जैसे ही सऊदी अरेबिया के सामने ये इशू आएगा, ऑब्वियस सी बात है सऊदी अरेबिया कहीं ना कहीं अपने इकोनॉमी को प्रेफरेंस देगा, इस्लाम के नाम पर नहीं। भाई इंडिया उससे $27 बिलियन का ऑयल परचेज करता था कैश में, पाकिस्तान उससे $3 बिलियन का ऑयल परचेज कर रहा है उधार में। तो ये तो बोरो कर रहा है, ये कैश दे रहा है, तो जो कैश वाला कस्टमर है उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी। यहाँ पर यही हुआ, सऊदी अरेबिया ने कैश वाले कस्टमर को ज़्यादा प्रेफरेंस दी। इस पूरी साइकिल के अंदर पाकिस्तान को एक बात समझ में नहीं आई, इस पूरी साइकिल में पाकिस्तान को एक बात समझ में नहीं आई कि इंडिया यहाँ अपनी जिस पावर को इस्तेमाल कर रहा है वो है इकोनॉमिक पावर को। इंडिया यहाँ पर अपनी इकोनॉमिक पावर को इस्तेमाल कर रहा है, यानी आर्थिक शक्ति को इस्तेमाल कर रहा है, अपनी मार्केट को इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के पास अभी भी वेपन इस्लाम ही है और जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ही है। अब यहाँ पाकिस्तान ने अपनी गलतियां करनी शुरू करी, उसने अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं समझी और उसने जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को अभी भी इम्पोर्टेंट बनाए रखा। इकोनॉमी की तरफ कभी कोई ध्यान दिया नहीं था, तो इकोनॉमिकली वीक हो गया। मिडिल क्लास जो मार्केट है, जो इंडिया के पास पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन से कम 3 गुना बड़ी है, वैसी कोई मार्केट डेवलप करने की कोशिश नहीं करी। भाई 3 गुना नहीं तो छोटी मोटी मार्केट तो हो। अब यहीं से पाकिस्तान ने ब्लंडर करने शुरू किए, यहाँ से पाकिस्तान ने ब्लंडर्स ये करने शुरू किए इमरान खान ने, कि सबसे पहले तो सोचा कि इस अमेरिका और यूरोप को चाइना से काउंटर करेंगे, और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया के बारे में सोचा कि इसे हम टर्की से काउंटर करेंगे। अब किसी भी कंट्री के बारे में सोच कर देखिए, अमेरिका और यूरोप वो देश हैं जिनका इस दुनिया के इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर कब्जा है। अगर आपका इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर कब्जा है तो सीधी सी बात है, आपको इकोनॉमिक क्राइसिस झेलना पड़ रहा है। यानी आप इकोनॉमिक क्राइसिस झेल रहे हैं, आप इकोनॉमिक क्राइसिस झेल रहे हैं और आपको ऐसे बंदों से पंगा लेना पड़ जाए जिसका बैंकिंग से लेकर सबके ऊपर कब्जा है। आप बेवकूफ़ हैं। अगर आप अपने हालात सुधारना चाहते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस को सुधारना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उन लोगों से दोस्ती करोगे जिनके पास इकोनॉमिक सिस्टम पर कंट्रोल है। यानी ये लोग FATF से लेकर, IMF से लेकर, वर्ल्ड बैंक से लेकर दुनिया के जितने भी देश हैं सबके ऊपर कंट्रोल किए रखते हैं। चाइना कितना मर्जी ताकतवर हो जाए, चाइना के पास ऐसे इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, और चाइना फिर जो डेट देता है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि सामने वाले की चमड़ी उधेड़ देने वाला देता है। तो सबसे पहले आप टर्की की, जब आप चाइना की गोद में जाकर बैठने लगे तो वहीं से नाराज़गी बढ़नी शुरू हो गई। उसके बाद आपने टर्की की गोद में जाके बैठा जो खुद इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, यानी आप खुद कंगले थे, तो आप जाके दूसरे कंगले दोस्त को दोस्त बना लिया, उसको नाराज़ करके, जो सच में ताकतवर था और आपको बिलियंस ऑफ डॉलर की मदद दे रहा था। अब यहाँ पर ये तो आपका इकोनॉमिक पॉलिसी या ये सारा ब्लेंडर तो था ही, इसने आपकी सिचुएशंस को और ज़्यादा बर्बाद कर दिया पाकिस्तान की। अब इमरान खान क्या कर रहा है, सोच कर देखिए। भैंसे बेचना पहली गलती, चाइना की गोद में जाके बैठना दूसरी गलती, अमेरिका यूरोप से पंगे लेना तीसरी गलती, सऊदी अरेबिया से पंगे लेके काउंटर लेवल पर आप टर्की से और मलेशिया से दोस्ती करें, वो चौथी गलती। अब जब ये सारी गलतियां हो चुकी हैं, जब ये सारी सिचुएशंस आपके अगेंस्ट जा रही हैं, तो अब आप एक और गलती क्या कर रहे हैं ऐसी सिनारियो में। देखिए, ऐसे में आप रशिया विजिट कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि रशिया इंडिया की जो दोस्ती है, रशिया इंडिया जो फ्रेंडशिप है, उसको किसी भी तरीके से हम मजबूत कर दें, तोड़ दें और पाकिस्तान के पाले में रशिया को ले आया जाए। बिल्कुल सही बात है, आप कर सकते हैं।
आप रशिया के साथ डील क्या करेंगे, या तो वेपन की या गैस की। ठीक है, अब गैस के लिए आप बचाना चाहेंगे पाइपलाइन, ताकि आपकी सऊदी अरेबिया के ऊपर डिपेंडेंस कम हो। लेकिन क्या ये पाइपलाइन वायबल होगी? इस पाइपलाइन को ना चाहते हुए भी अफगानिस्तान से होकर निकलना पड़ेगा, और अफगानिस्तान से अगर ये गैस पाइपलाइन आई तो आपकी दुखती रग अफगानिस्तान के हाथ में आ जाएगी, और जैसे ही दुखती रग अफगानिस्तान के हाथ में आएगी, आप फिर दोबारा एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। और दूसरी बात, क्या आप इंडिया को रशिया से अलग कर सकते हैं? तो दोबारा यही बात है कि इंडिया एक इकोनॉमिक पावर है। मैं ये नहीं कह रहा सुपर पावर है, दावा नहीं ठोक रहा, आप लोग अपना अपना इसमें शब्द जोड़ सकते हैं। लेकिन इंडिया जो है एक सुपर पावर है, इकोनॉमिक पावर है। अब इकोनॉमिक पावर है तो इंडिया असलियत में रशिया से वेपन्स खरीदता है कैश में। पाकिस्तान वही रशिया जो इंडिया से लोन ले रहा है, उसी को अब उससे लोन लेगा। यानी इंडिया रशिया को लोन देगा और रशिया पाकिस्तान को लोन देगा, और फिर वो गैस पाइपलाइन बनेगी जो अफगानिस्तान से होकर आएगी। दिमाग ठीक है? आप इमरान खान खुद सोच कर देखिए, क्या दिमाग ठीक है? तो आंसर मिलेगा, इस आदमी का दिमाग खराब हो चुका है। सच में इस आदमी का दिमाग खराब हो चुका है, इसे समझ में नहीं आ रहा क्या करे। अब क्योंकि इसे समझ में नहीं आ रहा, तो यही एक समस्या है कि इसकी वजह से अब सारी व्यवस्था जो है वो उलझ चुकी है। सारी की सारी व्यवस्था जो है वो उलझ चुकी है, और मतलब मामला खराब हो चुका है। अब जब ये रशिया के पास जा रहा है, तो क्या इस समय पर, देखो रशिया से मिलना बुरा नहीं है, लेकिन इस समय पर, उस समय पर रशिया से मिलना, जिस टाइम पर अमेरिका और रशिया सींग उलझाए बैठे हुए हैं, लड़ने की तैयारी में बैठे हुए हैं, और आप बिल्कुल ही अपने पुराने साथियों को, जिनके ऊपर आपका पूरा का पूरा इकोनॉमिक और सिस्टम, मिलिट्री सिस्टम डिपेंडेंट है, आप उससे नाराज़गी मोल ले रहे हैं। और जैसे ही आप उन लोगों से नाराज़गी मोल लेंगे, आने वाला समय फिर आपके लिए बर्बाद करेगा। आप नाराज़गी मोल नहीं ले सकते ना, और इस समय आप नाराज़गी मोल ले रहे हैं। और इसीलिए ये इमरान खान की पांचवी गलती है, जो अमेरिका को और ज़्यादा नाराज़ करेगी, और जैसे ही अमेरिका और ज़्यादा नाराज़ होगा, यहाँ पाकिस्तान को और ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस होनी शुरू होने वाली है। देखेंगे, पता लगा सऊदी अरेबिया ने वो 20-20 बिलियन डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स थे, किसी टाइम पर उन्होंने पुराने वाले वादे किए थे, ख़त्म कर दिए, पैसा मांगना शुरू कर दिया, और पाकिस्तान के पास पैसा देने के लिए है नहीं। और जितना ज़्यादा पाकिस्तान से पैसा मांगोगे, उतना पाकिस्तान से यूरोपियन कंट्री पैसा मांगेंगी, उतना ज़्यादा पाकिस्तान चीन के जाल में फंसता चला जाएगा, और ऐसा फंसेगा कि अगले 100 साल तक ये निकलने वाला नहीं है। अब इसमें पाकिस्तान क्या करता है, कौन सी सिचुएशंस लेके आता है, कैसे सिचुएशंस को हैंडल करता है, ये तो इस समय भगवान ही मालिक है। लेकिन इमरान खान वो व्यक्ति नहीं है, वो पर्सनैलिटी नहीं है जो पाकिस्तान को इतने बुरे दौर से निकाल सके। मेरा यही कहना है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।